हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास, जो बहुत ज़्यादा सटीक लैंग्वेज में है। कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ भी लीजिएगा। इसको याद करने का या रटने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ भी लीजिएगा तो खुद से आंसर लिख पाइएगा। तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर जो है, इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा आंसर है। तो एक बार में पूरे एक चैप्टर को ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। देखते हैं कितना पार्ट में ये डिवाइड हो पाता है। मेरा वीडियो का जो लेंथ होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का होगा, ताकि आप लोग भी बोर ना होइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का ही नाम है संसाधन एवं विकास, तो हम लोग इसको संसाधन के बारे में ही पहले जानेंगे कि ये है क्या। तो प्रश्न 1 जो है, प्रश्न 1 है संसाधन क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो उत्तर है हमारे आसपास नजर आने वाले वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी होता है उसे संसाधन कहते हैं। मीन्स दैनिक जीवन में जितने भी सारे चीज़ों का हम लोग जो उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। चाहे आप जो भी चीज़ हो जाए, वाहन हो गया, जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ लिए हुए हैं, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हो गया गाड़ी, कलम, कॉपी, मोबाइल, कंप्यूटर, साबुन, सर्फ इत्यादि कोई भी चीज़ हो गए, ये सभी क्या हो गए, तो संसाधन हो गए हमारे लिए। हम लोग जानते हैं संसाधन के मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं। संसाधन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। क्या क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन होता है और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में पहले जानते हैं। वैसे संसाधन जिसका निर्माण प्राकृतिक के द्वारा किया गया हो और हमें निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होता हो तथा दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो, उसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संसाधन। मीन्स जो हमें आप ये भी बोल सकते हैं जो हमें भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ हो, हम लोग भगवान ही मानते हैं, तो भगवान के द्वारा जो प्राप्त हुआ हो, जैसे हो गया नदी, झरना, पुल वगैरह, पुल तो नहीं, नदी, झरना वगैरह जो होता है वो क्या हो सभी क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन। जैसे एग्जाम्पल में हम लिए हुए जल, वायु, पेड़ पौधे इत्यादि। इस पे क्या है कि सभी का अधिकार है, इस पे किसी निश्चित किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। इसमें सभी लोग अपना अधिकार इस पे जता सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा क्या है, मानव निर्मित संसाधन। वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो और हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो मानव के द्वारा जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, जैसे में क्या हो गया, पुल हो गया, भवन, वाहन, सड़क, अस्पताल, ये सभी क्या है, मानव के द्वारा बनाया गया है, तो ये क्या हो गया, मानव निर्मित संसाधन। आगे क्या है, संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण हम लोग जानते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं, जैव संसाधन और दूसरा जो है वो अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या है, वैसे संसाधन जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुएं शामिल की जाती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। सजीव हम लोग जानते हैं किसे कहा जाता है, तो वैसे संसाधन जिसके अंतर्गत सजीवों को शामिल किया जाता है, सजीव वस्तुओं को शामिल किया जाता है, उसे हम क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जैव संसाधन कहा जाता है। जैसे में हम लोग पढ़ सकते हैं प्राणी जगत, वनस्पति जगत यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी क्या हो गए, जैव संसाधन। आगे क्या है, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है, वैसे संसाधन जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं शामिल की जाती है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव जिसके अंदर जान ना हो, तो वे सभी वस्तुएं जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं को शामिल किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, अजैव संसाधन। जैसे हो गया पत्थर, जल, वायु, झरना, पर्वत, पठार इत्यादि। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। तो चलिए आगे, और क्या है, समाप्यता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार, तो दो प्रकार। कौन कौन से हो गए, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन के बारे में पहले जान लेते हैं। वैसे संसाधन जिसका निर्माण एक निश्चित समय में हुआ हो और यदि वह खत्म हो जाए तो पुनः उसका निर्माण किया जाना संभव हो, उसे ही नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे एक बार हम लोग उसका प्रयोग कर लिए हैं और वो खत्म हो गया और उसका निर्माण करना दोबारा संभव हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि।
दूसरा क्या है अनवीकरणीय संसाधन, तो वैसे संसाधन जिसका निर्माण एक निश्चित समय में नहीं हुआ हो और यदि वह खत्म हो जाए तो पुनः उसका निर्माण किया जाना संभव ना हो, मीन्स उसका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है। अगर निर्माण होगा भी तो 100 वर्ष 200 वर्षों के बाद होगा, तो वो बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। तो वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत जो खत्म हो जाए, मीन्स जो खत्म हो जाए और उसका पुनः निर्माण करना संभव ना हो, उसे ही क्या कहा जाता है, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे हो गया कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। आगे क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। एक एक करके सबका परिभाषा जानते हैं। वैसे संसाधन जिसमें किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या है कि जो जिस पे निजी व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे हम लोग कोई कार लेते हैं तो कार एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उस पर वो सभी लोग नहीं चला सकते, जो लिया है वही चला सकता है। तो उसमें क्या है, निजी व्यक्ति का अधिकार हो गया। तो वैसे संसाधन जिसमें किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे निजी स्कूल हो गया, निजी अस्पताल हो गया, निजी गाड़ी हो गया इत्यादि। आगे क्या है, सामुदायिक संसाधन, तो वैसा संसाधन जिसमें पूरे जन समुदाय का अधिकार हो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी मैदान। तो वैसा संसाधन जिसमें पूरे जन समुदाय यानी कि एक समाज में रहने वाले या फिर और भी बहुत सारे लोगों का अधिकार हो उसमें, उस चीज़ पे, तो उसे ही क्या कहा जाता है, सामुदायिक संसाधन। जैसे सरकारी स्कूल और मैदान वगैरह भी होता है, बहुत सारा नदी है। तो ये सारा क्या हो गया कि इसमें क्या है, एक समाज मिल के भी एक समाज मिल के तालाब वगैरह का, अपने गांव में तालाब का निर्माण करता है पूरा तो वो सभी क्या हो गए, सामुदायिक संसाधन हो गए। आगे क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, तो वैसा संसाधन जिसमें सिर्फ एक ही राष्ट्र का स्वामित्व हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। एक ही राष्ट्र मीन जैसे हो गया भारत, किसी चीज़ में भारत का अधिकार, किसी चीज़ में अमेरिका का अधिकार है, तो सिर्फ एक ही राष्ट्र का अधिकार हो तो उसे ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे किसी देश में निकला हुआ खनिज, तो जिस देश में निकला है उसी का अधिकार होगा उस पर, वन, नदियाँ, रेलवे इत्यादि। आगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, चौथा क्या, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो वैसे संसाधन जिसमें विश्व के सभी देशों का स्वामित्व हो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। विश्व के सभी देशों का अधिकार हो उसे ही क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे जल मार्ग हो गया, जल मार्ग पे किसी का कब्जा नहीं है कि हम यहाँ से हम नहीं जाने देंगे तो वहाँ से वो नहीं जानेगा। जल मार्ग है तो जैसे समुद्री मार्ग से ये व्यापार होता है तो उस पर सभी देशों का अधिकार होता है। तो जल मार्ग हो गया, वायु मार्ग हो गया इत्यादि। अब क्या है, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से हो गए, पहला संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, चौथा संचित कोष। तो एक एक करके सभी का परिभाषा जानते हैं। चलिए, वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, मीन्स कि वो अभी वो उपलब्ध है परंतु उसका उपयोग अभी किया नहीं गया है, संभावना है कि आने वाले समय में उसका प्रयोग किया जा सकता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, संभावित संसाधन। जैसे खनिज तेल या लद्दाख में यूरेनियम है लेकिन अभी उसका प्रयोग किया नहीं गया है, वो भी रखा हुआ है, तो आने वाला समय में ऐसा हो सकता है कि उसका प्रयोग हो जाए। दूसरा क्या है, विकसित संसाधन, तो वैसे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। यानी कि वैसा संसाधन जिसका विकास हो चुका है उसी को विकसित संसाधन कहते हैं, और उसका गुणवत्ता कि उसका यूज क्या है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, तो उसका गुणवत्ता को भी निर्धारित कर दिया गया है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विकसित संसाधन। जैसे क्या हो गया, पेट्रोलियम का तो इस्तेमाल हो रहा है अभी प्रेजेंट में, उसका प्रयोग हो रहा है। फिर कोयला हो गया इत्यादि और भी कई चीज़ें हैं। अगर क्या, तीसरा भंडार संसाधन, वैसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, भंडार संसाधन कहलाता है। मीन्स पर्यावरण में भी है
क्या है, पर्यावरण में है, लेकिन तकनीकी चीज़ों के कारण, तकनीकी अभाव या प्रौद्योगिकी के अभाव में वह उसका मानव का उसको उस चीज़ तक पहुँच नहीं बन पा रहा है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भंडार संसाधन। जैसे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ईंधन या कुछ खनिजों का भंडार, ये सभी। ठीक है, आगे क्या, चौथा, संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। यानी आने वाला समय में इसका प्रयोग हो सकता है, तो आने वाला समय में इसका प्रयोग हो सकता है, ये नहीं कि नहीं होगा। विसंचित करके उसको रखा गया है, तो आने वाला समय में उसका प्रयोग हो सकता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संचित कोष कहा जाता है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। अभी हम बताएं कि इनका उपयोग किया जा सकता है आगे आने वाले समय में। जैसे क्या हो गया, बांधों में जल, वन इत्यादि। ये पहला क्वेश्चन है। और ये जो है संसाधन, इसमें ये जो है एक ही साथ हम लिखवा दिए हैं, संसाधन सारा पॉइंट एक ही में कवर करवा दिए हैं। इसी में अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या है, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं, तो अलग अलग इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एक ही बार पढ़ लीजिएगा तो सबका आंसर बन जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो क्या है, उत्तर देखते हैं। काली मृदा गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मृदा में मुख्य रूप से कपास की खेती होती है। तो काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, 3 राज्य का नाम बताने बोल रहा था, तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, और इसका मुख्य उपयोग क्या है, मुख्य रूप से इसका उपयोग क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कपास की खेती अच्छे ढंग से होती है। आगे क्या है, तीसरा प्रश्न, संसाधन संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। तो संसाधनों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, तो उत्तर देखते हैं। संसाधन संरक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीमित है और इनके बिना विकास हो पाना संभव नहीं है। मीन्स ये जो है अभी सीमित है और इनके बिना विकास को कल्पना कर पाना संभव नहीं है। तो साथ ही इनके संरक्षण से पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सकता है। इसके संरक्षण से पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सकता है। जैसे संसाधनों का ज़्यादा अंधाधुंध प्रयोग करने से प्रदूषण वगैरह भी होता है, तो पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सकता है। यदि हम संसाधन संरक्षण करते हैं तो हमारा आने वाला पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर पाएगा। मीन्स अगर हम एक ही बार में अपना सारा अंधाधुंध एकदम संसाधन का प्रयोग कर लेते हैं, बहुत सारा है, चलो इसका पूरा हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, तो हम लोग ही अगर सारा प्रयोग कर लेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या करेगी, और उसको तो दिक्कत होगी ना। तो आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल रखते हुए संसाधन संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमारा 3 क्वेश्चन था। तो वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ थैंक्स, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। मुस्कुराइए, जी भर के मुस्कुराइए, क्योंकि ये आपकी खूबसूरत चेहरे की रौनक है। तो मुस्कुराइए, पूरा जी भर के मुस्कुराइए, क्या गम है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। ज़्यादा लोड लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना हो पाता है, वीडियो का लेंथ भी मैं कम रख रही हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और भी बहुत सारा सब्जेक्ट है तो उस पर भी ध्यान देना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ठीक है, धन्यवाद।